गुड मॉर्निंग ऑल। हमारा चैनल देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे मैं उतने ज़्यादा क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगा। आप मुझे directionlifescience@gmail.com पर मेल करके बता सकते हैं। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल करें। मैं उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शर्मा, डायरेक्शन लाइफ साइंस में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने लाइट रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। लाइट रिएक्शन में एटीपी के निर्माण किस तरीके से होता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट में जो एटीपी का निर्माण हो रहा था वो कैसे होता है उसको आज हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये जो रसोप्राशनिक परिकल्पना है, इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में एटीपी का निर्माण कैसे होता है। शोषण की भांति प्रकाश संश्लेषण में भी एटीपी का जो निर्माण होता है वो हाइड्रोजन या जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन की जो झिल्ली के आर पार प्रवणता होती है उस पर निर्भर करती है या उससे डिपेंड करती है। ठीक है, एटीपी का निर्माण। अब देखिए क्या होता है कि जब शोषण की प्रक्रिया होती है तो उसमें जो प्रोटॉन्स होते हैं वो झिल्ली की जब ईटीएस चल रही होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो पेरिप्लाज्मिक जो स्पेस है ये इसके अंदर प्रोटॉन संचित रहते हैं। जबकि इसमें एक डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे ये जो थैलेकोइड है, थैलेकोइड मेम्ब्रेन, इसकी ल्यूमेन आंतरिक भाग है, इसको हम जो ये अवकाशिका है इसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। इसमें हाइड्रोजन संचित रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि ल्यूमेन में हाइड्रोजन संचित क्यों है, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि जब लाइट आती है तो फोटो सिस्टम लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो वाटर का क्या होगा, जल का अपघटन कहाँ हो रहा है, ल्यूमेन में होता है। जल का अपघटन ल्यूमेन में होगा तो हाइड्रोजन ल्यूमेन के अंदर संचित रहेंगे। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं उत्सर्जित होकर, जब यहाँ से ट्रांसफर होंगे, स्थानांतरित होंगे, तो ये स्ट्रोमा में चले जाते हैं। स्थानांतरित होकर कहाँ चले जाते हैं, स्ट्रोमा में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, वो स्ट्रोमा की तरफ प्रेजेंट होता है। तो वहां से इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचते हैं प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास में। वहां से वो इलेक्ट्रॉन को वापस जब स्थानांतरित करता है तो वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह जो होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है उसको ट्रांसफर ना करके जो हाइड्रोजन या प्रोटॉन प्रवाह होता है उसको क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। जैसे कि प्लास्टोक्विनोन है, ये प्लास्टोक्विनोन क्या होता है, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके और इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में जब ये प्लास्टोक्विनोल में कन्वर्ट होता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को आगे स्थानांतरित करेगा तो ये वापस प्लास्टोक्विनोल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लास्टोक्विनोल में। तो इस दौरान ये एक हाइड्रोजन स्ट्रोमा से इसके अंदर आ जाता है, ल्यूमेन के अंदर एंटर कर जाता है, मुक्त हो जाता है। तो जब प्लास्टोक्विनोल में कन्वर्ट हुआ तो एक हाइड्रोजन यहाँ यूटिलाइज हो रहा है। वापस जब ये कन्वर्ट होगा तो ये हाइड्रोजन कहाँ मुक्त हो जाएगा, ल्यूमेन के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स फिर आगे मूवमेंट कर जाएंगे, साइटोक्रोम B6F जो कॉम्प्लेक्स है उससे होते हुए प्लास्टोसाइनिन से फिर फोटोसिस्टम फर्स्ट से होते हुए जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रोमा में। यहाँ पे जब NADP है, NADP से NADPH का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट तो यहाँ से हो गया। इसके अलावा जो हाइड्रोजन की जो जरूरत होती है, वो हाइड्रोजन प्रोटॉन जो है वो भी प्रोटॉन कहाँ से मिलते हैं, स्ट्रोमा से। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रोमा में यहाँ से ये प्रोटॉन एंटर कर दिया, यहाँ पे जो NADPH के फॉर्मेशन में प्रोटॉन यूज हो रहा है, तो इससे क्या होगा, स्ट्रोमा में प्रोटॉन की जो संख्या है वो कम हो जाएगी ल्यूमेन की तुलना में। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ल्यूमेन में अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन के अणु बढ़ते हैं, प्रोटॉन की संख्या, तो यहाँ पे pH क्या हो जाती है, अंदर की लो हो जाती है।
ठीक है। इससे क्या होता है, जब ये हाइड्रोजन के अणु बढ़ते हैं तो इससे एक इलेक्ट्रोकेमिकल जो प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है वो डेवलप होता है। ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं प्रोटॉन का जो प्रोटॉन प्रवाहित हो रहे हैं, प्रोटॉन जो मूवमेंट है उसको हम पढ़ रहे हैं ग्रेडियंट के बारे में। तो ये क्यों जरूरी है? देखिए, जो एटीपेज एंजाइम है जो कि मेम्ब्रेन पे यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, एटीपेज के दो भाग होते हैं, एक F0 और एक F1। तो यहाँ पे CF0 यानी कि क्लोरोप्लास्ट में वो प्रेजेंट है, इसलिए इसमें CF0 बोल देते हैं। ये थाइलेकोइड ल्यूमेन के अंदर की तरफ होता है और CF1 ये किसकी तरफ होता है? स्टोमा की तरफ। इसको एटीपी सिंथेज का भाग होता है ये। अब ये क्या होता है, ये क्या करेंगे, एक जो हाइड्रोजन्स हैं उनका मूवमेंट करवाते हैं प्रोटॉन का। प्रोटॉन के लिए पारगम्य इनके पास नलिका होती है। ये जो एटीपेज है इसके पास प्रोटॉन की पारगम्य नलिका होती है। अब जो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट है, इस इलेक्ट्रोप्रोटॉन ग्रेडियंट जिसे पारगम्य ये मूवमेंट करके स्ट्रोमा की तरफ आ रहे हैं हाइड्रोजन, इससे क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा से फिर एटीपी है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी एटीपी सिंथेज एंजाइम के द्वारा। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट इसलिए जरूरी है कि ये क्या करवा रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल जो ये नलिका में जो एटीपेज की स्ट्रक्चर होती है ये हाइड्रोजन्स का मूवमेंट करवा रहा है। तो जो कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट हो गया, ठीक है, और ल्यूमेन के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, एटीपेज है, इनसे फिर किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एटीपी। तो क्लोरोप्लास्ट में जो हम कह रहे हैं कि एटीपी और एनएडीपीएस का फॉर्मेशन हो रहा था वो इस तरीके से होता है एटीपी का सिंथेसिस, जो हमने बताया था कि साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स के ड्यूरिंग एटीपी का फॉर्मेशन होता है, उसका पूरा प्रोसेस ये होता है। ओके। नेक्स्ट हम डार्क रिएक्शन जो है, अप्रकाशीय अभिक्रिया है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो डार्क रिएक्शन, अप्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में अब डिस्कस करते हैं। देखिए, अप्रकाशीय अभिक्रिया डार्क रिएक्शन जो है उसको C3 साइकिल और केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। हमने जैसे अभी पढ़ा है कि जो लाइट रिएक्शन है उससे एटीपी और एनएडीपीएस का फॉर्मेशन होता है, तो उनका किस तरीके से डार्क रिएक्शन में उपयोग होता है वो हम देखेंगे। तो देखिए, इस डार्क रिएक्शन के लिए C3 साइकिल के लिए या शर्करा के निर्माण के लिए जो NADPH और ATP है उसके अलावा CO2 और H2 पर निर्भर करती है ये रिएक्शन, और प्रकाश पर निर्भर नहीं करती है। डार्क रिएक्शन प्रकाश पर निर्भर नहीं करती है। C3 साइकिल और जो केल्विन साइकिल, इनको क्यों कहा गया है उसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अब देखिए, इनके उपयोग से क्या, एटीपी और NADPH2 के उपयोग से क्या हो रहा है, किसका निर्माण हो रहा है? शर्करा का निर्माण हो रहा है डार्क रिएक्शन में। अब इसमें जैसे CO2 जब प्रतिक्रिया में आ जाती है या यौगीकरण होता है CO2 का, तो पहला उत्पाद कौन सा बनेगा? तो वैज्ञानिकों की इसमें रुचि थी और उन्होंने इसके बारे में खोज की कि पहला उत्पाद कौन सा होता है। तो जब उन्होंने खोज की तो जो साइंटिस्ट थे मेल्विन केल्विन, इन्होंने क्या किया, जो C14 कार्बन समस्थानिक होता है रेडियो आइसोटोप, उसको यूज करते हुए उन्होंने खोज की कि पहला जो उत्पाद होता है वो कौन सा होता है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये 3 कार्बन का उत्पाद होता है। अब इसी के नेम पर इस साइकिल का नाम क्या दिया गया? केल्विन साइकिल। और जो पहला उत्पाद होता है उसमें 3 कार्बन होते हैं, इसलिए उसको क्या बोला गया? C3 साइकिल। इसके लिए 1961 में केल्विन को नोबेल प्राइज भी दिया गया। अब इससे क्या हुआ कि जब उन्होंने पहले उत्पाद के बारे में डिस्कस किया, एक सवाल में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया था, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, पूरे उसके और उनके साथियों ने मिलकर ये जो पूरा पथ है उसको खोज की थी, इसलिए इसको फिर केल्विन साइकिल नाम दे दिया गया। अब जो ये साइंटिस्ट हैं, इसमें जो ये पहला उत्पाद आया है, पहला उत्पाद हमने कहा 3PGA है, तो ये पहला उत्पाद पता लगाने में बहुत टाइम लगा था वैज्ञानिकों को। टाइम इसलिए लगा
क्योंकि कार्बन एक कार्बन मतलब CO2 एक कार्बन हो गया और यहाँ पे 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बन रहा है। तो इसके साथ में सभी ने ये अनुमान लगाया कि 2 कार्बन का मॉलिक्यूल इसके साथ में जुड़ रहा होगा, तो उसकी खोज में लगे हुए थे सभी वैज्ञानिक कि 2 कार्बन का ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है, अणु है जो किसके साथ में जुड़ रहा है, CO2 के साथ में यौगीकरण करके और 3 कार्बन का मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोरिक अम्ल जो है, फॉस्फोग्लिसरेट अम्ल है, उसका निर्माण कर रहा है। तो बहुत टाइम लगा, फिर फाइनली किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया और फाइनली जो जिसके साथ में CO2 का यौगीकरण होता है जो वो क्या था, राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट। जो पहला CO2 एक्सेप्टर होता है वो क्या था, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल था 5 कार्बन का मॉलिक्यूल, उसके साथ में CO2 का यौगीकरण से इसका निर्माण हो रहा था प्राथमिक उत्पाद में। अब प्राथमिक उत्पाद C3 है, इसके अंदर जो C3 अम्ल है। अब वैज्ञानिकों ने फिर खोज की और पता लगाया कि क्या सभी पौधों में जो पहला उत्पाद होता है वो 3 कार्बन का ही होता है। तो जब वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि सभी कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें C3 की जगह क्या होता है, C4 एसिड जो होता है, अम्ल होता है, उसका निर्माण होता है OAA, ऑक्जेलो एसिड, ऑक्जेलो एसीटेट, उसका फॉर्मेशन होता है। तो फिर इससे 2 तरह के जो साइकिल हैं उनके नाम दिए गए, C3 साइकिल और C4 साइकिल। ठीक है, अब देखिए हम इस डार्क रिएक्शन इसको किस तरीके से एटीपी और जो यूटिलाइज हो रही हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। जो डार्क रिएक्शन है उसमें 3 तरह की रिएक्शंस होती हैं, कार्बोक्सिलीकरण, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड। तो पहले जब CO2 वायुमंडल से CO2 और H2O मिलकर किसका शर्करा का जब निर्माण कर रहे हैं तो CO2 को एक्सेप्ट करेगा राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। हम कार्बोक्सिलीकरण पहले रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, तो इसमें राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट CO2 के साथ में जुड़ेगा। तो यहाँ पे जो एंजाइम होता है उस एंजाइम का नाम होता है रूबिस्को। राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सी ऑक्सीजनेज, 2 तरह की उसकी एक्टिविटी होती है, कार्बोक्सिलीकरण और ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे ये रूबिस्को एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ये हमने कहा 3 कार्बन का क्या होता है, अणु होता है। यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, यहाँ 5 कार्बन और 1 कार्बन, यहाँ टोटल 6 हो गए। तो यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, कितने अणु बनेंगे, 2। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो बना है इसका क्या होगा, फिर अपचयन होता है। तो इसका अपचयन होगा 1,3, इसका अपचयन होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। इस दौरान एक ओटीपी का क्या होता है, एक एटीपी का यूज होता है, एक एटीपी एडीपी में टूटती है। सॉरी, 2 मॉलिक्यूल है, एक यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है तो 2 एटीपी, एक मॉलिक्यूल का फॉस्फोरीकरण होता है तो 1 एटीपी, तो 2 मॉलिक्यूल एटीपी के यहाँ पे टूटते हैं। फिर इसके बाद में 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है वो क्या होता है, 3 में कन्वर्ट हो जाता है। 3 मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होती हैं, 2 NADPH यूज होती हैं, जो फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है और यहाँ पे 2 NADPH यूज होते हैं। ठीक है, अब जो ये 3 बने हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के 2 अणु बने हैं, ये फिर आगे क्या होगा, ये इनसे फिर ये इसका कन्वर्जन होके इंटर कन्वर्जन के थ्रू DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो ग्लाइकोलाइसिस में हम देखते हैं उसका निर्माण होगा। उससे फिर 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन की शर्करा का निर्माण होगा। ट्रायोस फॉस्फेट का मतलब, ट्रायोस का मतलब 4 कार्बन की शुगर, 5 कार्बन की पेंटोज, 6 कार्बन की हेक्सोज शर्करा का निर्माण होगा। और इसके बाद में कुछ मॉलिक्यूल जो है 3 PGA के वो वापस से
क्या होगा, राइबोलोज 1,5 बिस्फोस्फेट का रीजनरेशन होगा। तो थर्ड स्टेज होती है रीजनरेशन, पुनर्द्रवण। ठीक है, तो ये जब रीजनरेशन होता है तो इसमें मॉलिक्यूल कौन सा बनेगा, राइबोलोज 5 फोस्फेट। राइबोलोज 5 फोस्फेट से जब वापस राइबोलोज 1,5 फोस्फेट बनता है तो यहाँ पे एक एटीपी का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, एक एटीपी से क्या क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, और फिर वापस राइबोलोज 1,5 फोस्फेट बन जाता है और ये साइकिल वापस कंटिन्यू हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसमें टोटल कितनी एटीपी यूज हुई है, 2 एटीपी यहाँ पे और 1 एटीपी यहाँ पे। तो एक CO2 के फिक्सेशन में, एक CO2 के यौगिकरण में कितनी एटीपी, 3 एटीपी और 2 NADPH तो क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ अब जैसे एक ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल होता है उसमें टोटल कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। ठीक है, तो 6 CO2 का फिक्सेशन जब होगा तब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए कितनी एनर्जी का यूटिलाइज होगा, कितनी एनर्जी यूज होगी। तो देखिए एक CO2 के लिए 3 ATP और 2 NADH है, तो 6 CO2 का फिक्सेशन होगा तो कितना हो गया, 3 × 6 18 ATP और 2 × 6 12 NADPH। तो टोटल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के निर्माण में कितनी एटीपी और NADPH खर्च होती हैं, तो आपका आंसर होगा 18 एटीपी और 12 NADPH। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको ऐसा पूछा जाए कि एक CO2 के फिक्सेशन में कितनी एटीपी और NADPH का निर्माण खर्च होती हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये आंसर नहीं देना है। आपको ये आंसर करना है कि 3 एटीपी और 2 NADPH खर्च होते हैं। तो ये डार्क रिएक्शन थी जिसके थ्रू शर्करा का निर्माण हुआ है। हाँ, तो ये पूरा प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू भोजन का निर्माण होता है प्लांट्स में। अब हम जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, ये हमने पढ़ा C3 साइकिल, केल्विन साइकिल के बारे में। अभी मैंने जैसे बताया कि C4 साइकिल कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें C4 साइकिल होता है, और जो प्राथमिक उत्पाद होता है वो कौन सा होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का अणु होता है। उसके बारे में हम C4 साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर C3 और C4 साइकिल में क्या डिफरेंसेस हैं, कौन से प्लांट्स हैं जिनमें C3 साइकिल होता है, और कौन से ऐसे प्लांट होंगे जिनमें C4 साइकिल होता है, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।